नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर से संबंधित इतिहास विषय के फर्स्ट पेपर नेशनलिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हम लोग अब तक 7 यूनिट देख चुके हैं। आज अंतिम यूनिट 8वां यूनिट देखेंगे। आइए, 8वां यूनिट है जो आपका, ये 8वां यूनिट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति, लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। ये 8वां और अंतिम आपका यूनिट है। आइए इसको देखें, और इससे पहले कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए, जैसा कि हम लोगों का जो 8वां यूनिट और अंतिम यूनिट है फर्स्ट पेपर का, इसके बाद सेकंड पेपर हम लोग देखा जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति, लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार राष्ट्रीय जागृति हुई, इसके पहले के यूनिट को अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर स्टडी बाय बीरन सर पर जाकर उस 7 यूनिट पे भी जो वीडियो बनी हुई है सिलेबस के साथ, उसे आप देख लें तो आपको एकदम समझ में आएगा। क्रम से मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखें प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। एक और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और अमेरिका थे, यानी कि विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट में जहां ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और अमेरिका थे, वहीं दूसरी तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। और यदि कार्यकाल पूछे प्रथम विश्व युद्ध का तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो पेरिस के शांति सम्मेलन हुआ उसी में फिर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो 1914 से 1918 ईस्वी के दौरान भारत में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रीय जागृति किस प्रकार रही और क्या क्या प्रभाव हुआ, और लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन इन्हीं दौरान भारत में हो रहा है, देखना है। तो हम लोग देख लिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1914 में 28 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ। और एक तरफ कौन कौन थे, तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान और लास्ट में अमेरिका इसमें शामिल भी हुआ। और दूसरी गुट में जो थे वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। कार्यकाल यहाँ बता ही दिया मैं कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक। और आप उग्रवादी आंदोलन देखे थे, सूरत कांग्रेस विभाजन देखे थे, उसके बाद आप उसमें मैं बताया था कि तिलक को जेल हो गई थी, मांडले जेल बर्मा चले गए थे उन्हें पकड़कर। 1907 के कांग्रेस विभाजन के बाद कांग्रेस का जो धड़ था वो 2 धड़ों में विभक्त हो गया था, नरम पंथ और उग्रवाद में, गरम पंथी में। तो वहाँ पर आंदोलन कमज़ोर हुआ था, जिसके चलते ब्रिटिश हुकूमत ने तिलक को 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लेती है। और 1914 में तिलक वापस आते हैं। तो तिलक 1914 ईस्वी में जेल से रिहा होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही थी। और प्रयास, तिलक ने जेल से छूटने के बाद ये प्रयास किए कि सरकार का सहयोग, यानी कि जेल में रहने के बाद भी वापस लौटने के बाद तिलक ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश हुकूमत आज विश्व मोर्चे पर विश्व युद्ध में फंसी हुई है, संकटाग्रस्त है, और यदि हम सरकार का सहयोग करें तो सरकार हमें सहयोग के एवज में हमें स्वराज देगी। इस उम्मीद से, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, आशा जीतने के बाद स्वशासन मिलेगा, यह आशा उम्मीद रखते हुए जेल से रिहा होने के बाद तिलक ने ब्रिटिश हुकूमत के सहयोग करने की अपील जनता और सैनिकों से किया। अब प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव देखें कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या हुआ। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, आपस में लड़ रहा था। इस कंडीशन में भारत पे जो प्रभाव हुआ वह करों का बोझ बढ़ गया। करों का बोझ क्यों बढ़ा, इसके पीछे आप समझे बात को, कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो भारत में जो जिसका उपनिवेश था, भारत, हम लोगों का भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन खुद युद्ध में भाग लिया और उसके चलते हमें भी भाग लेना पड़ा। और जब महंगाई बढ़ी और करों का बोझ, सरकार अपने खर्चे को कम करने के लिए
करों पर अपने राजस्व को भरने के लिए किसानों पर करों का बोझ अधिक कर दिया, तो करों का बोझ बढ़ा किसानों पर, भारतीय लोगों पर, और रोजमर्रा के वस्तुओं का बढ़ता दाम। आप जानते हैं कि शांति काल में अर्थव्यवस्था फलती फूलती है, और युद्ध काल में आप जानते ही हैं कि युद्ध काल जब होता है, यानी कि युद्ध चलता है, उस समय महंगाई चरम पे होती है, चारों तरफ संदेह का वातावरण होता है। सभी लोग एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ों पर, कि जिसके पास जो धन दौलत होता है जल्दी से जल्दी की लेकर रख ले, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा। तो ये रोज़मर्रा की चीज़ों में, यानी कि रोज़ यूज करने वाली वस्तुओं में के दाम बढ़ने लगे और जनता मरने की स्थिति में आ गई, यानी कि जनता की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, आम जनता की। तो यह कंडीशन पड़ा, भारत में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा कि करों का बोझ बढ़ता गया, रोजमर्रा के वस्तुओं का दाम बढ़ा, जनता मरने की स्थिति में पहुंच गई थी। अब आगे देखें कि भारत के अंदर अब हो क्या रहा। इतनी समस्या प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हो गई, और विभाजित कांग्रेस, जैसा कि सूरत विभाजन 1907 में हो गया था, तो कांग्रेस विभाजित होकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गई थी। एक तरफ नरमपंथी और दूसरे तरफ गर्मपंथी, दोनों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1914 आते आते 15 आते आते यह महसूस करने लगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि हम लोग अलग अलग रह के ब्रिटिश हुकूमत का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये लोग गर्मपंथ और नरमपंथी दोनों सहयोग की मुद्रा में आ चुके थे। और यहाँ पे तीसरा बात देखें कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में, दिसंबर 1906 में, तो मुस्लिम लीग के आका मतलब कि नेता, जो मुस्लिम लोग अपना नेता मानते थे, वो खलीफा के खिलाफत को मानते थे। जो खिलाफत चलती थी तुर्की में, यानी कि खलीफा जो निवास करता था वो तुर्की में निवास करता था। और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वह लड़ रहा था ब्रिटेन से, यानी कि कहीं न कहीं विरोधी गुट में तुर्की था। तो मुस्लिम लीग भी कहीं न कहीं खलीफा के पद को बचाने के लिए, अपने खिलाफत को बचाने के लिए मुस्लिम लीग टर्की यानी कि तुर्की के समर्थन में कहीं न कहीं यह चाह रहा था कि हम ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाएं कि हमारे नेता टर्की में जो खलीफा है उनके पद और उनका साम्राज्य सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से मुस्लिम लीग भारत में यह चाह रहा था कि एक बड़ा सा आंदोलन करके और मुस्लिम लोगों के साथ साथ भारत के अपार जन सहयोग का समर्थन प्राप्त करके ब्रिटिश पर दबाव बनाया जाए, ब्रिटिश सरकार पर। इसलिए मुस्लिम लीग भी कहीं न कहीं खलीफा को बचाना चाहती थी और उसे भी एक व्यापक जन आंदोलन के लिए सहयोग की आवश्यकता थी भारतीय जनता का। यानी कि हम देखें प्रथम विश्व युद्ध आते आते यह कंडीशन स्पष्ट हो गया था कि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों अलग अलग रहकर देख चुके थे कि हम लोग कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोनों लोग भी मिलना चाह रहे थे और मुस्लिम लीग टर्की को लेकर, खलीफा के पद को लेकर चिंतित थी। उसे भी व्यापक भारतीय लोगों के जन सहयोग की आवश्यकता थी। यानी कि कहीं न कहीं नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का स्वार्थ आपस में मिलाने की बात करता है, मिलने की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस कर सकती थी, यानी कि मुस्लिम लीग का सहयोग कांग्रेस कर सकती थी। इसलिए गर्मपंथी नरमपंथी दोनों मिलना चाहते थे व्यापक जन आंदोलन के लिए, जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। और साथ ही साथ अब इधर देखें मुस्लिम लीग भी तैयार थी कि कहीं न कहीं हमें कांग्रेस से मिलकर व्यापक जन आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे कि खलीफा का पद सुरक्षित रहे, खलीफा का साम्राज्य सुरक्षित रहे। और इधर गर्मपंथी नेता तिलक स्वराज्य के लिए होम रूल आंदोलन चलाए। यानी कि 14 में निकलने के बाद उन्होंने स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन चलाया। और किसने चलाया? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया। और होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से चलाया? तो इन्होंने बेलगांव से चलाया। कब चलाया? अप्रैल 1916 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब आप देखें कि एक होम रूल आंदोलन जो अप्रैल 1916 से बेलगांव पूरे महाराष्ट्र से चलाया, वह गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। और पहले आप उग्रवादी आंदोलन में देख चुके हैं, राष्ट्रवाद के विकास में देख चुके हैं कि इन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से केसरी और मराठा प्रकाशित किए थे।
केसरी जो है वह छपता था अंग्रेजी में, मराठा में और मराठी में, और जो मराठा था वो अंग्रेजी में छपता था। और दूसरी होम रूल आंदोलन की शाखा आयरिश महिला एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 को मद्रास से होम रूल आंदोलन शुरू की। तो यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है कि होम रूल आंदोलन भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो भारत में सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में जो बेलगांव से पूरे महाराष्ट्र में स्थित है वहाँ से होम रूल आंदोलन यानी स्वशासन आंदोलन जो चलाया वह चलाया बाल गंगाधर तिलक ने। और एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी यह सितंबर 1916 को मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। और ये जो एनी बेसेंट महोदय हैं इन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ही प्रेम था। इनका विवाह एक पादरी से हुआ था लेकिन उनसे इनका मनमुटाव हुआ और ये भारत में आ गई और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर और यहाँ पर आकर भारतीयों के उद्धार के लिए कार्य किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। और सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। 2 समाचार पत्र निकाले, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और अप्रैल 1916 में बेलगांव पूरे महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन जो चलाए वो बाल गंगाधर तिलक चलाए, जो कि इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाला था। इसे मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लें। आगे देखें, इन दोनों के सहयोग से मुस्लिम लीग, इन दोनों के सहयोग से यानी कि ये दोनों लोग जो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों के सहयोग से आपस में ये लोग मिलकर और भारत में होम रूल आंदोलन को आगे बढ़ाया। और आगे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का स्वार्थ यानी कि हम देखें मुस्लिम लीग का स्वार्थ क्या था, तो टर्की के साम्राज्य यानी कि सुरक्षित रखना, खलीफा के खिलाफत को सुरक्षित रखना है मुस्लिम लीग का स्वार्थ तत्कालीन था। और गरम दल का स्वार्थ क्या था? गरम दल यह जान रहा था कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, आपस में मिलकर ही हम जन आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बना सकते हैं। तो गरम दल का भी स्वार्थ था और यही स्वार्थ नरम दल का भी स्वार्थ था कि यदि हमें कोई व्यापक जन आंदोलन एक साथ मिलकर नहीं करेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत कुछ नहीं मतलब हम लोगों को देने वाली है। तो यानी कि मुस्लिम लीग टर्की और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए खिलाफत को गरम दल और नरम दल एक जन आंदोलन चलाने के मूड में ये लोग मिलकर मिलने का प्रयास किए और मिले भी, जिसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। 1916 में हुआ, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत जो गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आपस में मिल गए, समझौता हुआ और यह तीनों मिले जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष जो थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे यानी कि एसी मजूमदार। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ? दिसंबर 1916 में। लखनऊ पैक्ट में कौन कौन दल आपस में मिले, समन्वय हुआ, सहयोग से मिले, समझौता हुआ? तो गरम दल, नरम दल जो 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था वो दोनों मिल गए और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी समझौते में शामिल हो गया। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लखनऊ समझौते का अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार यानी कि एसी मजूमदार। यहाँ से प्रश्न बनता है, एक कांग्रेस लीग से समझौता हुआ यानी कि वही कि यहाँ पे गरम दल, नरम दल ये भी दोनों लोगों में आपसी समझौता हो गया और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि किसके परिणाम स्वरूप लखनऊ पैक्ट में समन्वय हुआ? तो एनी बेसेंट और तिलक के वजह से। और इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ पैक्ट के या लखनऊ अधिवेशन के, लखनऊ समझौता के? तो अध्यक्ष एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें लीग हुआ, एक लीग शामिल हो गई मतलब मुस्लिम लीग और गरम दल, नरम दल। तो यहाँ देख लेंगे आप। अब यहाँ पे एक बात मैं प्रश्न किया हूँ, सांप्रदायिकता का हल मौन मूल समस्या, यानी कि कहीं न कहीं अपने चरित्र में मुस्लिम लीग एक धार्मिक संस्था के रूप में इसका उद्भव हुआ था। आगा खां, सलीमुल्लाह खां, वकार मुल्क ये लोग मिलके किए थे, संकीर्ण पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग किए थे। तो ये धर्म के सांप्रदायिक चरित्र तो था ही, लेकिन तत्कालीन स्वार्थों को देखते हुए मुस्लिम लीग भारत के लिए भारत को और भारत में एक समन्वय बनाने की बात
अगर होती तो शायद ये सांप्रदायिकता का हल निकल जाता, लेकिन मुस्लिम लीग कहीं न कहीं अगर कांग्रेस के करीब आ रही थी तो वह अपने खलीफा को बचाने के लिए यानी खिलाफत को बचाने के लिए यह समझौता कर रही है, ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए। इसलिए सांप्रदायिकता का हल मौन था जो मूल समस्या थी, और इसका परिणाम ये सांप्रदायिकता की मांग स्वीकार, यानी कि जब कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता हुआ लखनऊ पैक्ट, तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता अपने चरम पे था, मूल प्रश्न था। लेकिन यह सांप्रदायिकता जो थी उस पे अगर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया तो कहीं न कहीं यह माना गया कि सांप्रदायिकता को बहुत बड़ी भूल हुई। सांप्रदायिकता के प्रश्न पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया और कहीं न कहीं मौन रूप से सांप्रदायिकता की मांग को स्वीकार कर लिया, जिसका परिणाम हमें दिखाई देता है 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ। तो आप देख लेंगे, ये मैं बता दिया कि किस प्रकार से अलग अलग स्वार्थों को लेकर समन्वय बनाया गया, और वह भारत के लिए अगर बना होता कि हम लोग अपना धार्मिकता तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, धर्म तो व्यक्तिगत आस्था का विषय है, अगर इसको हम रख के और समन्वय किए होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती 47 में। लेकिन जो हो गया उसके लिए रोने धोने से क्या फ़ायदा। बस यह है कि अभी भी जो भारत की स्थिति है बहुत बेहतर नहीं है, उसे हम मिलकर बेहतर बनाएं। तो यहाँ पे आप देख लें किस प्रकार से लखनऊ पैक्ट में तीनों, एक तरह से देखा जाए तीनों विपरीत मेल वाले एक साथ हुए। तो कांग्रेस तो एक ही चीज़ थी, नरम पंथ गरम पंथ विचारधाराओं का अंतर था, तो लोग आपस में जुड़ गए। लेकिन मुस्लिम लीग कहीं न कहीं सांप्रदायिकता के दामन को लेते लेते, और आगे कांग्रेस द्वारा भी कुछ गलतियां की गई जिसको लेकर 47 में सांप्रदायिकता के नाम पर ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये तो आगे की बात थी, नेशनल मूवमेंट में हम लोग आगे बढ़िया से इसको पढ़ेंगे। आगे देखें, दिसंबर लखनऊ पैक्ट 1916 पे हुआ तो हमें हुआ था, ये तो बता ही दिया था मैं। और इस पे हस्ताक्षर लखनऊ पैक्ट में कौन कौन किए थे, तो कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किया था लखनऊ पैक्ट पर। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो आप देख लेंगे। और यहाँ देखें, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, भारत से बाहर क्रांतिकारी दलों का गठन, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक गतिविधियाँ जो हो रही हैं और जो विदेश में विश्व में दो गुटों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन लड़ाइयों के फलस्वरूप भारत के क्रांतिकारी, भारतीय विचारधारा जो भारत के लोग थे वे क्रांतिकारी, वे लोग बाहर जो रहते थे उन लोगों ने भी भारत को आज़ादी के लिए अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए कई संगठनों का गठन किया। जैसे एक गदर पार्टी था 1914 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में निर्वासित भारत सरकार की स्थापना किए राजा महेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने अफगानिस्तान में निर्वासित भारत सरकार की स्थापना किए थे। महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप थे। वे 1915 में अफगानिस्तान में निर्वासित अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किए थे। ये लोग बाहर रह के भी क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिए, राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रीय जागृति हुई। तो मित्रों, इस प्रकार ये आपका 8वां और अंतिम यूनिट था जिसमें हम देखें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति, लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। तो आप लोग इसे देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसे आप ले लें, इसे तैयार कर लें, यहीं से प्रश्न बनेगा। इसके बाद हम लोग आपको अब सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।